विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर, हमने बताना है कि इनमें से वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है। लेकिन स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम होती है। वेलोसिटी क्या होती है? वो भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या है? दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो वेलोसिटी है। वो वेलोसिटी है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। डिस्टेंस और टाइम की जो रेशो है वो स्पीड है। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। वजह, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड जो होती है वो स्केलर होती है। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? देखो, वर्क जो होता है उसका फार्मूला होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जब भी लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वो कैसे लेते हैं? वो ए बी साइन थीटा लेते हैं, साथ में एन एट है। ए बी, ए क्रॉस बी साइन थीटा एन एट है। ठीक है, ए बी साइन थीटा एन एट है। तो ये जो है ये स्केलर है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी का चेंज होना है, वेलोसिटी इन्वॉल्व है। वेलोसिटी डायरेक्शन की डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी बाय टाइम क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिनकी डायरेक्शन होगी वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होगी वो स्केलर क्वांटिटी है। वो कौन सी क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। व्हाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का, सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट जो है वो क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट जो है वो पास्कल्स है। टॉर प्रेशर का यूनिट है, डाइन भी प्रेशर का यूनिट है, बार भी। लेकिन सवाल पे गौर करना है, सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट क्या है? वो पास्कल है। देखिए, प्रेशर क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया होता है। वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ये प्रेशर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्रेशर बन जाएगा। हैं ये सारी टॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, डाइन भी प्रेशर का यूनिट है, बार। जो हम गाड़ियों में हवा डलवाते हैं, जब गाड़ी के टायर में हवा डलवाते हैं तो उसको कहते हैं 30 बार्स कर दो, 32 बार्स कर दो, तो पी एस आई है। पी एस आई और बार्स, वहाँ पे प्रेशर है। डाइन जो बहुत बड़ी कंप्रेस करने वाली मशीन्स होती हैं, जो चीज़ों को कंप्रेस करती हैं, वहाँ पे जो प्रेशर का यूनिट होता है वो बड़ा यूनिट इस्तेमाल होता है, उसको डाइन कहते हैं। तो हैं सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं, लेकिन सवाल क्या था? सिस्टम इंटरनेशनल प्रेशर का यूनिट क्या है? वो पास्कल है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, पी और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? देखें, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, वेलोसिटी हमेशा वाई एक्सिस पे होगी। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, भाई वी और टी का ग्राफ है, तो वी बाई टी क्या है? एक्सेलरेशन है। ये ऊपर भी कहीं मैंने बताया, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ एक्सेलरेशन बताता है। कह रहा है कि जी विच लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। कौन सा लॉ ये स्टेट करता है कि जो करंट एक कंडक्टर में से गुजर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वी प्रोपोर्शनल होता है आई के। इस बात का मतलब ये है, वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट क्या है? आपका कंडक्टर है। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर क्या है? आई है, सॉरी। करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर क्या है? आई है। मैंने, मेरे मुंह से निकल गया, करंट कंडक्टर है। करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर जो है वो आई से रिप्रेजेंट होता है। ये ओम्स लॉ है। और ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, इसकी इक्वेशन बनती है। आर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड
टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर चेंज ना हो, चेंज ना हो, it does not, they shouldn't change provided the temperature and the physical state of the conductor should kept constant, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उनमें कोई चेंज अलाउ नहीं है। अच्छा, तो ये तो हो गया ओम्स लॉ, आंसर तो बता दिया, लेकिन पेपर में लॉज तो कुछ भी कहीं से भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए बाकी लॉज को मैं साथ देता हूँ। देखो न्यूटन के तो 3 लॉज हैं। पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। वो ये कहता है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तभी वो अपनी स्टेट को चेंज करेगी, चाहे रेस्ट में है तो मोशन में भी तब जाएगी जब उस पर फोर्स लगेगी। सिमिलरली अगर बॉडी मूव कर रही है, फोर्स लगेगी तो वो स्टॉप होगी, तो वो क्या होगी, वो स्टॉप होगी। ये न्यूटन का लॉ है, ये न्यूटन का पहला लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स लगाएंगे बॉडी एक्सेलरेट करेगी, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तीसरा लॉ क्या कहता है, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल इक्वल बॉडीज के ऊपर जो है ना वो एक्ट होते हैं। ठीक है, वो दोनों इक्वल बॉडीज के ऊपर जो है वो एक्ट होते, दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट होते हैं। एक्शन और रिएक्शन इक्वल है फोर्स में, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट होते हैं। तो ये न्यूटन का लॉ है थर्ड। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है इसी तरीके से, वो कहता है कि दो बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं हमेशा विद द फोर्स जो कि प्रोपोर्शनल होती है उनके प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। G m1 m2 by r² है, G m1 m2 by r²। ठीक है जी, ये आ जाएगी। तो G m1 m2 by r², तो ये फोर्स आ जाएगी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मतलब ग्रेविटेशन फोर्स है। अच्छा, अब है जी फेराडेज लॉ और हुक्स लॉ। अब फेराडेज लॉ क्या कहता है, फेराडेज लॉ ये कहता है कि जब आप किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वो उसमें ईएमएफ इंड्यूस करेगा, वो उसमें ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल यही है, जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल यही है। और मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में भी बताया हुआ है कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड को जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हो गया फेराडेज का लॉ। हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है, तो ये कहता है कि जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो चेंज आता है वो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड के जो है वहां पे कांस्टेंट है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। जितनी ज्यादा फोर्स होगी तो चेंज भी उतना ज्यादा आएगा, लेकिन स्टेइंग विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, जाउल तो यूनिट है एनर्जी का, जो भी ई आर जी ये भी यूनिट एनर्जी का, कैलोरी भी यूनिट एनर्जी का, वॉट यूनिट एनर्जी का नहीं है, ये पावर का यूनिट है, वर्क बाय टाइम का यूनिट है। फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है। फ्यूज का क्या काम होता है, फ्यूज एक बहुत ही थिन सी वायर होती है और उस फ्यूज की अपनी रेटिंग होती है। ठीक है, लेकिन करंट के 3 इफेक्ट्स हैं। करंट का एक इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, करंट जहां से गुजरता है कंडक्टर्स को हीट अप कर देता है, जितना ज्यादा करंट गुजरता है हीट प्रोड्यूस भी उतनी ज्यादा होती है, हीट प्रोड्यूस भी उतनी ज्यादा होती है। तो फ्यूज की क्या होती है, रेटिंग्स होती हैं। लेट से एक फ्यूज है 10 एम्पेयर्स का, तो जब भी 10 एम्पेयर से ज्यादा का करंट आएगा ये फ्यूज हीट अप होकर मेल्ट हो जाएगा और ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो आगे जो भी हमने अप्लाइंसेस लगाई हुई हैं वो डैमेज होने से बच जाएंगी, वो डैमेज होने से क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। तो फ्यूज का फंक्शन क्या है, ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करना है कि जब जरूरत से ज्यादा करंट का फ्लो हो जाए, रश ऑफ करंट हो, तो अप्लाइंसेज जो आगे हैं, जो आगे अप्लाइंसेज हैं, ठीक है, जो आगे अप्लाइंसेज कनेक्टेड है, ठीक है, जो आगे अप्लाइंसेज कनेक्टेड है वो अप्लाइंसेज डैमेज होने से, जलने से, जिसको आम लफ्जों में कहते हैं, बच जाए। व्हाट विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का मेटल्स में, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आइंस। अच्छा वैसे तो मैं बताऊं ना, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट की डेफिनेशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो चार्जेस पॉजिटिव भी चल सकते हैं, चार्जेस नेगेटिव भी जा सकते हैं। तो सिर्फ अगर नेगेटिव चार्जेस के फ्लो से करंट प्रोड्यूस हो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है।
ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है। आइंस क्या होते हैं? आइंस के केस में पॉजिटिव चार्जेस भी जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी जाते हैं, गुजरते हैं। पॉजिटिव चार्जेस भी गुजरेंगे और नेगेटिव चार्जेस भी गुजरेंगे, तो आइंस, आइंस की वजह से चार्ज का मतलब भाई, आइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आइन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आइन। एक बैटरी में जो लेड एक्यूमुलेटर बैटरी होती है उसमें, या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसमें बैटरी में, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस का फ्लो होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन सिर्फ नेगेटिव चार्जेस है, बाकी प्रोटॉन्स एटम के अंदर न्यूक्लियस में पड़े होते हैं, उनकी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन यस प्लस चार्जेस की मूवमेंट हो सकती है। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही कोई नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और आइंस के फ्लो से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दोनों इसका आंसर बनते हैं। तो बी प्लस डी दोनों को आप करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो फिनोमेना, इको का फिनोमेना क्या है? इको का फिनोमेना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। एक खाली जगह है, एक खाली रूम है, आप बोलते हो, साउंड ट्रेवल करेगा, वॉल्स को टकराएगा, टकरा के वापस आ जाएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इको कहलाता है। अगर आप किसी हिल स्टेशन में चले गए, पहाड़ी इलाके में चले गए, आप किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर कुछ ऊंचा सा बोलेंगे, वो आवाज ट्रेवल करेगी, जाएगी और टकरा के वापस आएगी। विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? ठीक है, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है? किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? इंफ्रारेड की, अल्ट्रावायलेट की, एक्सरेज की, रेडियो वेव्स की। तो एक्सरेज की एनर्जी भी ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। हाँ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, उनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। तो एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा है, ये वजह है कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। और इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। प्रीवियस एग्जाम में इसका यूनिट भी पूछा गया एक दो दफा। व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इन एयर? साउंड वेव्स की नेचर क्या है एयर के अंदर? ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ट्रांसवर्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। देखें, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव का फर्क देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको गुजरने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, दे रिक्वायर नो मीडियम। जबकि जबकि मैकेनिकल वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम चाहिए होता है। मैकेनिकल वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ कोई मीडियम नहीं है, मैकेनिकल वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, इनको गुजरने के लिए मीडियम चाहिए होता है। इनको गुजरने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। ठीक है, इनको गुजरने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को गुजरने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स में वाटर वेव्स हैं। लेट से एक रोप में वेव्स पैदा हुई, मैंने एक रोप को बांध दिया एक वॉल के साथ, और दूसरी तरफ मैंने अपने हाथ से उसमें जर्क दिया, उसमें वेव्स पैदा हुई। साउंड की वेव्स हैं। साउंड की वेव्स को भी गुजरने के लिए मीडियम चाहिए, हवा चाहिए। एक रूम में हवा नहीं है तो साउंड वहां से ट्रैवल नहीं कर सकता। एक स्पेस में, स्पेस से साउंड क्यों नहीं ट्रैवल करता? क्योंकि स्पेस वैक्यूम है। ठीक है, स्पेस वैक्यूम है। तो एयर एक मीडियम है, एयर के थ्रू साउंड वेव्स जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो रेडियो वेव्स होगी, इंफ्रारेड वेव्स होगी, इन सारी वेव्स को कोई गुजरने के लिए मीडियम चाहिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल में आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। एक टाइप है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो हैं कि जिनमें मीडियम मीडियम के पार्टिकल्स पैरेलल वाइब्रेट करते हैं मीडियम के। और ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो मीडियम के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दे दिया ताकि कॉन्सेप्ट पता हो भाई,
सवाल तो अनसीन आ सकता है और आएगा, पेपर में तो अनसीन सवाल आएगा। तो कॉन्सेप्ट में दे दिया बिल्कुल पास पेपर्स के मुताबिक, हमारे सिलेबस के मुताबिक, हमारे टेस्ट की डिफिकल्टी के मुताबिक। तो लॉन्गिट्यूडनल वेज जो मीडियम के पैरेलल वाइब्रेट करती हैं, ट्रांसवर्स जो मीडियम के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। साउंड वेव्स के पार्टिकल्स को मीडियम भी चाहिए, तो मैकेनिकल तो है, फिर मैकेनिकल में आगे फर्दर टाइप कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। क्यों, मीडियम के पैरेलल वाइब्रेट करेंगे, मीडियम के पैरेलल वाइब्रेट करेंगे। विच प्रिंसिपल इज यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यूज होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में पास्कल्स लॉ का प्रिंसिपल यूज होता है। पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जब भी एक फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो वो प्रेशर सारी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि वेन एवर अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड इन इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो इसको पास्कल लॉ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको पास्कल लॉ कहते हैं। ठीक हो गया। अब बर्नौली प्रिंसिपल, आर्शिमिदस प्रिंसिपल, न्यूटन का थर्ड लॉ तो ऊपर बता आया हूं कि इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी और दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होगा। अब बता देता हूं आर्शिमिदस प्रिंसिपल। आर्शिमिदस प्रिंसिपल की डेफिनेशन को देख लें। आर्शिमिदस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आपके पास एक बॉडी एक फ्लूइड में पड़ी हुई है, ठीक है, तो जो उसके ऊपर अपवर्ड बॉयंट फोर्स लग रही है वो उसके वेट के इक्वल होती है। भाई पानी के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो जिसका वेट तो डाउनवर्ड है, वेट तो ऑलवेज डाउनवर्ड ऐड करता है, उतनी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बॉयंट फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स लगाएगा, बॉयंट फोर्स लगाएगा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगी, बॉडी के वेट के बराबर होगी भाई। तो ये स्टेट करता है आर्शिमिदस प्रिंसिपल। आर्शिमिदस बता दिया, न्यूटन का थर्ड लॉ पहले हो गया। अब बर्नौली प्रिंसिपल प्रेशर, बर्नौली प्रिंसिपल प्रेशर, एक फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड में लिक्विड गैसेस दोनों होते हैं, याद रखना। ठीक है, फ्लूइड्स में लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल प्रेशर और फ्लूइड के फ्लो का आपस का रिलेशनशिप बताता है कि अगर आप स्पीड में इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, स्पीड में इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। देखिए भाई बर्नौली प्रिंसिपल ये है, P प्लस हाफ रो जी एच प्लस रो वी स्केयर। इसको पहले लिख ले, 1/2 मैंने पहले लिख दिया, मैं पहले लिखता हूं। हाफ रो वी स्केयर पहले है, हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी एच। इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो इस सारी टर्म में जब कांस्टेंट रहना है तो वेलोसिटी बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, तो तभी ये कांस्टेंट रहेगी। रो क्या है, रो डेंसिटी है, रो डेंसिटी है। रो यहां पर, एक मिनट में ऑटोमेटिक शेप्स को बंद करूं जिसकी वजह से लिखने में मुझे दुश्वारी है। रो यहां पर डेंसिटी है, सिंबल को कहते हैं रो। जी ग्रेविटी है, एच हाइट है, वी वेलोसिटी है, पी प्रेशर है। राइट, तो सब चीजें कांस्टेंट रहना है। कहता है कि जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा, वेलोसिटी वहां पर कम होगी, और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। जब हम पौधों को पानी लगा रहे हैं या अपनी गाड़ी को वॉश कर रहे हैं और एक पाइप से मैं पानी आ रहा है और मैं उस पाइप को क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ एंड पे, तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। एज अ रिजल्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सिमिलरली अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ये हो गया बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो साथ एक्सप्लेन कर दिया ताकि सारे कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू हो जाए। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बताता है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बताता है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। कैपेसिटर है क्या, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है।
तो कैपेसिटर क्या है? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। तो कैपेसिटर क्या चीज है? कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। Q इज इक्वल टू सी बाई वी है, सी कैपेसिटेंस है और Q बाई वी आ जाएगा ये। तो Q यहाँ पे चार्ज है, V यहाँ पे वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ईएमएफ है, C कैपेसिटेंस है। ये वाला जो C है, ये वाला जो C है, ये कूलम का C है, ये कूलम का C है, जो यूनिट है किसका? चार्ज का। और ये वाला भी वोल्ट का V है, जो यूनिट है वोल्टेज का, ईएमएफ का, पोटेंशियल डिफरेंस का। C कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस यूनिट फैरेड होता है। तो 1 फैरेड की कैपेसिटेंस तब होगी जब 1 कूलम का चार्ज और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज बाय वोल्टेज है। तो चार्ज बाय वोल्टेज कौन सा बनता है? ये बनता है। एक कैपेसिटर की जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है ना वो उसकी उतनी ज्यादा होगी। कौन सा लॉ डायरेक्शन देता है इंड्यूस करंट की? लेंजेस लॉ देता है। देखिए लेंजेस लॉ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी। लेंजेस लॉ ये कहता है कि जिस चेंज की वजह से इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, तो नए पैदा होने वाले इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। वो किस में चलता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन रखता है अपनी, उस चेंज को अपोज करने के लिए। तो लेंजेस लॉ बताएगा उसकी डायरेक्शन। फैराडे लॉ पर बता चुका। कूलम्ब लॉ क्या कहता है? कूलम्ब लॉ ये है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर का स्क्वायर। के कांस्टेंट है, क्यू वन पहला चार्ज, क्यू टू दूसरा चार्ज, आर चार्जेस के बीच का फासला, डिस्टेंस। तो कूलम्ब लॉ फोर्स बताता है कब? जब दो चार्जेस रेस्ट में है, उनके बीच की फोर्स बताता है। क्लियर हो गया? तो सिर्फ एमसीक्यूज मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, जैसे मैं लेक्चर्स के अंदर सादा चीजें बताता हूँ, मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि अब टेस्ट बिल्कुल करीब आ रहा है तो चीजें साथ साथ रिवाइज हो जाए। अच्छा, एम्पियर्स लॉ का ताल्लुक करंट के साथ है, एम्पियर सर्कुलर लॉ भी इसको कहते हैं। आगे मैं इसको फर्दर इस पर सवाल आएगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। विच आर द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी? अगेन स्केलर बतानी है, मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, ऊपर हो चुका है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ कितनी है? अब इसके अब कुछ बीच में ऐसे सवाल होंगे पेपर में जो रोड लर्निंग बेस्ड है, किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, स्नेल्स लॉ का फार्मूला पूछ लिया, स्केलर वेक्टर पूछ लिया, तो वो आए। तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ जो है ना वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। जब एक सेटेलाइट या एक बॉडी अर्थ के सरफेस से बाहर जाना चाह रही है, तो जिस वेलोसिटी से वो जाएगी वो स्केप वेलोसिटी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो स्केप वेलोसिटी कहलाती है। वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वो वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी कहलाएगी। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्केप वेलोसिटी चाहिए होती है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताने के लिए यूज होता है? बैरोमीटर यूज होता है। बैरोमीटर यूज होता है। तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताने के लिए यूज होता है। थर्मोमीटर भाई ये तो बहुत आसान है, ये किस लिए यूज होता है? ये आप सबको पता होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर बताने के लिए यूज होता है। अब है यहाँ पे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी बताने के लिए यूज होता है। ह्यूमिडिटी यानी हवा में कितना मॉइस्चर है। एमीटर करंट के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम है यूनिट। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज है। फोर्स न्यूटन है, चार्ज कूलम है, न्यूटन पर कूलम है। न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, ये न्यूटन पर कूलम है। तो न्यूटन पर कूलम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज है, न्यूटन पर कूलम है। तो न्यूटन कूलम इनवर्स। अच्छा, विच कलर है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? जिस वेवलेंथ की एनर्जी कम है उसकी उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। और जिस लाइट वेव की, ठीक है, एनर्जी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी। व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ सीजन ऑन अर्थ? सीजन क्यों चेंज होते हैं? फिजिक्स के मुताबिक टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस की वजह से सीजन चेंज होते हैं। अर्थ एक अपने एक्सिस के ऊपर टिल्ट करती है, जब उसका थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज होता है सन से, तो जहां पे डिस्टेंस बढ़ जाता है वहां पे सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं,
और जिनका डिस्टेंस कम हो रहा था वहां पे गर्मी है। अभी हमारे यहाँ, हम ये लेक्चर आज रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा लेक्चर क्लास हमारी कंडक्ट हो रही है 7 अगस्त को। हमारे यहाँ तो गर्मी है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, न्यूजीलैंड वगैरह में सर्दियां चल रही हैं, क्योंकि वो दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द एक्सेस ऑफ द अर्थ। ठीक है जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन होगी तब जब मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे। मोमेंटम प्लस एनर्जी दोनों कंजर्व होने चाहिए। तो मोमेंटम पी से, छोटा पी मोमेंटम है, बड़ा पी प्रेशर है फिजिक्स में, और एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे। एनर्जी इंटरचेंजेबल है वर्क से, दोनों कंजर्व रहेंगे। कार एक्सेलरेट करती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, और कितना चेंज आएगा स्पीड में 4 सेकंड के बाद? एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम है, वेलोसिटी बाय टाइम है। तो ये 3 है वेलोसिटी, टाइम 4 सेकंड है। वेलोसिटी आप देख लें 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ये 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई है, 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई है, मैस है 4 kg का। एक्सेलरेशन क्या होगी? फाइव मीटर पर सेकंड के। A wire has a resistance of 10 ohms. करंट उसमें से गुजरता है 2 एम्पेयर का। पावर डेसिपेटेड कितनी होगी? सो पावर है आई स्केयर आर। आई है 2 का स्केयर, आर है 10, 4 × 10 40 वाट। तो पावर का फार्मूला होता है वी इंटू आई। जब वोल्टेज और करंट गिवन हो ये लगा लें, जब करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो आई स्केयर आर लगा लें, जब वोल्टेज और आर गिवन है तो वी स्केयर बाय आर लगा लें। क्लियर हो गया जी? तो 40 वाट है। फॉर्मूले आने चाहिए पावर के, पूछे जाते हैं पेपर में ना। न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं आता, बड़ा बेसिक सा न्यूमेरिकल आएगा, जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला, जिसमें एक या दो स्टेप से मैक्सिमम फार्मूला अप्लाई होकर सोल्यूशन आता होगा। लेकिन फार्मूला नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फार्मूला नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। एक बॉल को ड्रॉप किया गया है 80 मीटर की हाइट से, 80 मीटर की हाइट से एक बॉल को नीचे फेंका गया। तो हाइट कितनी है या डिस्टेंस कितना है? 18 मीटर। कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे आने के लिए? कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे आने के लिए? तो जब भी एक बॉडी फ्री फॉल करती है तो जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 होती है। यहाँ पे उसने कहा आप राउंडेड ऑफ ले लें, राउंडेड ऑफ वैल्यू ले लें आप। तो राउंडेड ऑफ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। हाइट गिवन है यानी डिस्टेंस गिवन है, जी यानी ए गिवन है। जब एक बॉडी हाइट से नीचे फॉल करेगी उसका टाइम कितना लगेगा ये बताना। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर होती है सेकंड इक्वेशन, तो जी टी स्केयर लगा देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में एक ही जगह पे जी पुट कर लेंगे। वी आई भाई शुरू में बॉडी यहां से फेंकी है ना, तो वी आई क्या है? 0 है, वी आई 0 है। फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस हाइट है, कितनी हाइट है? 80, 1/2, जी कितना है? 10, टी का स्केयर कितना है? तो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 4 16। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू 4 सेकेंड आएगी, 5 नहीं आएगी। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस जो है ट्रैवल हुआ है 80 का, दोबारा देख लें, यहाँ पे चॉइस मिस प्रिंट हुई हुई है। चॉइस 4 सेकेंड आंसर बनता है। देखें 1/2 वी आई टी, 1/2 जी टी स्केयर था, वी आई तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये तो इक्वेशन खत्म होगी, ये पार्ट खत्म हो गया। पीछे रह गया एस, एस है 80, ये है 1/2, जी है 10, टी का स्केयर, टी का स्केयर था ना यहाँ पे, तो 0 0 के साथ कैंसिल, 16 आ गया टी का स्केयर। तो टी का अंडर रूट तो लेंगे, 4 सेकेंड आएगा, 5 नहीं आएगा। तो रीचेक भी मैंने आप लोगों को कर दिया।